बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट की। और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेस की, जो कि इस वक्त तीसरा साल है और अभी तक उसकी बुनियादें नहीं बन पाई हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ गेस्ट बड़े डिस्टिंग्विश हैं, दो ही। एक तो फवाद मुस्तफ़ा मेरे साथ बैठे हैं, एनालिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से क्रिकेट पे लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। और उनके साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत अहम है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम रहे, खिलाड़ी की हैसियत से भी, और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, उसमें भी बड़ा अच्छा किया। लेकिन वो कहाँ आके मशहूर हुए, जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का ये स्ट्रक्चर जो अब आप देख रहे हैं, कहा यह जाता है कि हारून रशीद साहब उसके मौजूद हैं। तो हारून रशीद साहब भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, बग़ैर किसी तामुल के आपसे शुरू करूँगा। ये जो सिस्टम इस वक्त हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास का सिस्टम, इसके बनाने वाले आप हैं, ये बात ठीक है? मुकम्मल तौर पे जो सिस्टम आज हमें नज़र आ रहा है, ये आपने बनाया है? एक तो सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड ज़रूर इसका बताऊंगा कि ये बहुत अरसे से बात चल रही थी। ये पहली दफ़ा नहीं था कि जी लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। आपको पता ही है कि इमरान खान बहुत अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इसको चेंज होना चाहिए। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ऑब्वियसली उन्होंने ये टास्क एहसान मानी साहब को दिया कि हमारे डोमेस्टिक जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, तो आप इसके ऊपर काम करें और जो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है उसके ऊपर आप लेकर आए। इसको देखते हुए एहसान मानी साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई। क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड था तो मैं उस टास्क फोर्स में शामिल हुआ, मेरे साथ मुदस्सिर नजर थे। फिर उसी में डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी शामिल हुए दो, और इसी तरह दो एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल थे। और हमने बहुत इन डेप्थ स्टडी करने के बाद एक प्रपोजल जो कि हाइब्रिड सिस्टम था, जो कि हम एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसको हम एक जम कर रहे थे एक दूसरे में, और ये चाह रहे थे कि बगैर कुछ टूटे फूटे हमारा सिस्टम चलता रहे। जब ये हमने पूरी अपनी सिफारिशात जब मुरतब की, हमने डिपार्टमेंटल नुमाइंदों को भी बुलाया और एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी बुलाया और उनको हमने बताया कि जी ये चीज़ें देखिए होने जा रही हैं और ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जिसमें डुप्लीकेशन थी। क्रिकेटर्स जो थे वो डिपार्टमेंट के वो एसोसिएशन से खेलते थे, चाहे वो ग्रेड 1 में खेलें या ग्रेड 2 में खेलें। तो जो एसोसिएशन के जो प्लेयर्स थे उनको वो मौके नहीं मिल रहे थे। जहां भी आप देख रहे थे तो वो डोमिनेट कर रहे थे डिपार्टमेंटल प्लेयर्स। हमेशा ये होता था कि 2 से 3 साल के बाद जब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी तो आगे कहते जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में खराबी है, क्या करना चाहिए। तो देखते थे कि जी डिपार्टमेंट और रीजन जो है मिलके खेल रहे हैं, नहीं जी इनको अलग अलग कर दें। फिर 3 साल के बाद यही प्रॉब्लम होती थी, कह दीजिए आइए डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें क्या हो रहा है प्रॉब्लम। वो कह रहे जी डिपार्टमेंट और रीजन अलग अलग खेल रहे हैं, इनको मिला के खिला दें। सो मुसलसल हम एक ही जगह के ऊपर हर 4 साल के बाद आगे खड़े हो जाते थे। जब हमने उसको इन डेप्थ स्टडी किया तो हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान की जो एवरेज एज थी प्लेयर की, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिटनेस इश्यूज और ये सारी चीजें, 29 इयर्स पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, एवरेज एज पाकिस्तान की 29 इयर्स की। पांच डिपार्टमेंट्स की एवरेज एज 30 इयर्स, 33 इयर्स और 34 इयर्स तक भी थी। और इसी तरीके से हम रीजन में हम देखते थे कि रीजन में भी आके वही प्लेयर्स जो कि डिपार्टमेंट में खेल रहे होते थे, क्योंकि दो सेट ऑफ टूर्नामेंट्स होते थे। डिवीजन 1 होता था यानी कायदन ट्रॉफी, और इसके बाद पेटिंस ट्रॉफी ग्रेड 2। तो उसमें और इसी तरह कायदन ट्रॉफी ग्रेड 2 भी होती थी। जब पाकिस्तान कायदन ट्रॉफी ग्रेड 2 रीजन की होती थी तो वहां सारे ग्रेड 1 के जो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स थे वो जाके खेलते थे। जब ग्रेड 2 के जो प्लेयर्स थे जो अवेलेबल होते थे वो जाके रीजन्स की तरफ से ग्रेड 1 में खेलते। तो हर जगह पर ऐसा लग रहा होता था कि एक ही प्लेयर दोनों जगह पे खेल रहा है। अगर अब थोड़ी सी मिसाल मैं आपको जो पहले भी मैं देता रहा हूँ, वो ये कि फैसलाबाद और कराची फाइनल में पहुंची ग्रेड 2 के। जैसे ही वो फाइनल में पहुंची तो 22 प्लेयर्स में से 20 प्लेयर्स ऐसे थे जो डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते थे। फैसलाबाद ग्रेड 2 का टूर्नामेंट जीत गई, क्वालिफाई कर गई वो ग्रेड 1 के लिए। और जैसे ही उन्होंने क्वालिफाई किया, क्योंकि 11 प्लेयर्स उनसे छूट गए क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे उनके लिए अगले साल, बिकॉज वो अपने SNGPL से खेलना था उन्होंने ग्रेड 1। तो फैसलाबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला तो वहीं आ गया कि जी वो 11 प्लेयर्स कहाँ से लेकर आएंगे। इससे पहले भी इसी तरीके से फैसलाबाद ने क्वालिफाई किया, ग्रेड 1 में आके फिर वो डिमोट हो गई, नीचे चले गई। ये इश्यूज थे और उसके साथ और बाकी इश्यूज भी थे जिसको हमने बहुत गौर से देखने के बाद तो फिर यही फैसला किया कि हम हाइब्रिड सिस्टम का एक फॉर्मूला लेके जाते हैं पेट्रन के पास जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको बताते हैं ये चीजें।
जब वो पैटर्न के पास हम गए इमरान खान साहब के पास, तो उन्होंने सारी चीजें बताई। तो हमने किया ये था कि 16 टीमें पाकिस्तान टीम में खेल रही होती थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जिसमें 8 टीमें रीजन्स की थी और 8 टीमें जो हैं वो डिपार्टमेंट्स की। हमने कहा ये कि क्योंकि क्वालिटी को बढ़ाना है, क्योंकि सेम सेट ऑफ प्लेयर्स हर जगह खेल रहे होते हैं, तो हम इन दोनों को मिला दें, यानी एक डिपार्टमेंट एक रीजन को ले ले और दोनों मिल के डिवीजन 1 और डिवीजन 2 यानी 2 टीमें हो जाएं इनमें एक ही रीजन में, और डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स अच्छे हैं वो ऊपर रहें और जो रीजन के अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी आगे ग्रेड 1 में या फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट 11 में शामिल हो सकते हैं, और डिवीजन 2 में जो है वो आपकी बाकी प्लेयर्स रह सकते हैं। तो ये 3 से 5 साल तक हमारा इरादा था कि इनको इस तरीके से चलाएंगे ताकि ये सारी टूट फूट होने के बाद ये चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने आपकी बात नहीं मानी, ये यहाँ तक तो नहीं, इमरान खान साहब ने ये कहा कि देखें आप लोग इसको, क्योंकि आप लोग हम लेकर गए थे शहरों के बेस के ऊपर। इमरान खान ने कहा कि जी ये शहरों के बेस के ऊपर आप ले गए, 8 टीमें हैं, कल को आगे कोई भी आपको कह सकते हैं जी फलाना शहर बढ़ा लो, फलाना शहर बढ़ा लो। क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद होगा जब ये रीजनल सिस्टम मुतारफ हुआ था तो 8 से 9 शहर थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 16 हो गए। तो उनको ये था कि आप इसको फिर प्रोविंशियल बेसिस के ऊपर ले जाओ और वहां पर आप इनको 6 टीमों में कन्वर्ट कर दो, आप प्रोविंसेस के उसके ऊपर आप ले जाओ। उसके ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये तो बिल्कुल नया सिस्टम हो जाएगा और हमें हर चीज नए तरीके से करनी पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास तो ह्यूमन रिसोर्स तो इस किस्म का मौजूद नहीं था कि हम 6 का ये जो ये सेट लेकर आ रहे हैं नया सेटअप, इसमें हम सारे वो लोग जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व थे उनको क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके लिए नई मैनेजमेंट कमेटीज बननी थी और हर एक जगह पर बोर्ड्स बनने थे। तो हम जो सिस्टम ले गए थे उसमें कोई चीज नई नहीं होनी थी। कितनी मुलाकातें हुई, कितनी दफा मिले, कितनी दफा आपको मौका मिला इमरान खान साहब को अपना सिस्टम बताने के लिए? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बहुत कम टाइम होता है, हमें तो हार्डली 10 से 15 मिनट मिले थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपने 8 टीमें कर दी तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं समझता हूँ इसको 6 उस पर लेके जाएं, इसको आप प्रोविंशियल बेसिस पे ले जाएं और आप ऑस्ट्रेलिया के मॉडल अपना लें। तो ऑब्वियसली वापस आने के बाद टास्क फोर्स ने फिर दोबारा उसके मुताबिक काम किया। अब हुआ ये कि ठीक है ये 6 टीमें तो उन्होंने कर दी हैं, लेकिन अब थोड़ा लॉन्गर रूट लेना पड़ गया पीसीबी को। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फवाद मुस्तफा की इनपुट ले लूँ। फवाद साहब, ये सुन लिया आपने, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था इन्होंने तो, और अभी मैं इनसे ये पूछूंगा कितना इम्प्लीमेंट हुआ आपके ख्याल में, आप क्या समझे इन बातों से? देखिए, जो हारून भाई बात कर रहे हैं वो तो यही है कि ये 8 टीमों का ले गए थे। ठीक है, पीएम साहब ने ये बात की कि जी शहर ऐड होते जाएंगे, जो पहले भी फिर शहर बढ़ गए थे। तो उसमें देखना उस वक्त ये चाहिए था कि जो 8 वाली बात कर रहे थे कि 8 किस तरह से हो सके, या फिर अगर ऊपर के लेवल पे 6 टीमें रखनी हैं तो अब जूनियर क्रिकेट में 2-2 टीमें कर दें ताकि लड़के तो ज़्यादा हों। अब प्रॉब्लम ये है कि 90 अंडर 19 के लड़के खेलते हैं, 90 अंडर 16 खेलते हैं, और इसी तरह से अगर आप सेकंड 11 हटा दें तो वही 6 के 90 बन जाते, 15-15। सो वो तो कोविड की वजह से लास्ट टाइम हुआ कि 20-25 इस तरह से लड़के हो गए। सो जो नीचे से प्लेयर्स आ रहे थे वो कम आने शुरू हो गए। अब उन्हीं में से आपने 22 करोड़ की आबादी में प्लेयर्स निकालने, सो ये एक बहुत बड़ा इशू आया जो अभी भी आ रहा है। प्लस मैं हारून भाई से ज़रूर ये पूछूंगा कि जो ये सिस्टम इन लोगों ने उस वक्त सोचा था ये उसी तरीके से चल रहा है, या फिर इसमें भी जो ये लोग चाह रहे थे वो चीज़ हो पाई या नहीं हो पाई? जी हारून भाई आपके लिए सवाल है फवाद मुस्तफा का, ये सिस्टम जो आपने सोचा था ये वैसे? देखिए, एक तो ये चीज आपको अपने ज़हन में रखनी होगी कि जो ज्यादातर जो इशू था ना वो टॉप क्लास क्रिकेट यानी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना उसका था। वहाँ 6 टीमें हम रख सकते थे, और उसके बाद जैसे कि आपने बात की निचले लेवल के ऊपर, देखिए होता यही है कि जब भी आप नया सिस्टम मुतारफ कराने जाते हैं तो आप जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता लगते हैं। आपने जो ये बात की ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत चल रही थी कि क्योंकि निचले लेवल के ऊपर उन्होंने पैटर्न ने कहा था कि आप जिस तरह मर्जी क्रिकेट को चला लें, तो वहां पर हम 2-2 टीम में भी कर सकते थे जैसे आप कह रहे हो। ऑब्वियसली ये सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि सेंट्रल पंजाब में 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन आ गए थे, तो वहां की जो टीमें 2 बेसिकली होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्योंकि एक टीम बनी तो उसमें कम हो गई। लेकिन निचले लेवल के ऊपर चाहे 16 हो या अंडर 13 हो या अंडर 19 हो, इसके ऊपर तो डेफिनेटली हम 2-2 के टीयर्स पे जा सकते थे। जहां तक आपने ये बात की कि अभी तक वो सिलसिला वैसे चल रहा है, नहीं, यस चीजें वैसे ही चल रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी जो है ना वो देर से हो रही है।
क्योंकि कोविड की वजह से और ये जो मैनेजमेंट कमेटीज का, क्योंकि इन्होंने इसको अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर करवानी थी अपनी अपनी एसोसिएशन, वो उसमें काफी टाइम लग गया। कोविड की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो स्लो हो गया। मेरे अपने नजदीक अगर ये तेज होता तो हम 2-3 सालों में जो हिकअप्स होते हैं उसको ये खत्म करके और एक चीज पे चलना शुरू हो जाते, क्योंकि ये सिस्टम आपको 5 से 7 साल में रिजल्ट देगा, ये एकदम से नहीं देगा। हाँ, अगर हमारा हाइब्रिड सिस्टम लेके चलते तो वो आपको 3 सालों में रिजल्ट देना शुरू कर देता। हाइब्रिड सिस्टम से आपका मतलब है डिपार्टमेंट भी चलते साथ, डिपार्टमेंट और रीजन इकट्ठे चलते हैं, और वो यानी वहाँ पूरी मैनेजमेंट वो जो पर्टिकुलर रीजन की, जैसे कराची रीजन को अगर फॉर इंस्टेंस अभी बैंक या नेशनल बैंक लेता तो उनके साथ मिलके वो A to Z क्रिकेट वहाँ की ये मैनेजमेंट चलाती, दोनों की, यानी एसोसिएशन की और डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट कमेटीज बन के वो पूरी क्रिकेट चलाते। तो उसमें ये होता है कि डिपार्टमेंट के प्लेयर्स भी आ जाते हैं इसमें, और उनके क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थे, उनके सारा एक प्रोफेशनल सेटअप था उनका, तो वो इनको हेल्प आउट करता रीजन्स को, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है ना नीचे से बेहतर होती चली जाती हैं, और 3 से सालों में आपका बहुत अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का रोल रहता, लेकिन वो 10 मिनट में कैसे समझाते प्राइम मिनिस्टर? देखिए, बात सारी जो हारून भाई बात कर रहे हैं ना, वो वही बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ और कहीं भी होनी चाहिए, कि आप कोई भी सिस्टम है वो सारा ख़राब नहीं होता, आप उसमें से अच्छी चीज़ें लेके और मिला के नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना चल रहा है। जो ये 6 टीमों वाला हुआ, हो सकता है कि आप 2 साल बाद यही कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम जो हुई कि ऑब्वियसली पैटर्न इन चीफ हैं, उन बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, जब उन्होंने ये सब कहा होगा और उन्होंने नहीं माना, सो आप कौन उनसे डिसएग्री कर सकता था? ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो गलती वहीं हुई। ये लोग तो फिर भी प्लान बना के लेके गए थे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, अब ये 6 टीमों का बन गया है ना, अब अगर कोई नया सेटअप आता है, हमारा प्रॉब्लम ये कि हम पिछला जो भी सिस्टम बनता है ना, जो नया आदमी आता है वो कहता है उसे तोड़ दो, सब खत्म था, सब गलत था। हर चीज़ में सब गलत नहीं होता, आप उसमें से अच्छी चीज़ें लेते हैं, फिर कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अगर आप एक चीज़ सही नहीं लेते या उसमें गलतियां हो जाती हैं तो उसका खमियाजा आपको लंबा भुगतना पड़ता है। वो इसलिए होता है कि गलती को मानता कोई नहीं और जस्टिफिकेशन आफ्टर जस्टिफिकेशन आती रहती है, जैसा यहाँ भी हो रहा है। इससे पहले सिल्वर गोल्ड का सिस्टम था, उसके बाद जिसमें डिपार्टमेंट्स अलग थे और रीजन अलग थे, उसके बाद फिर रीजन डिपार्टमेंट को मिला दिया गया। मसला ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे कोई बात ना करता है, ना कोई सुनना चाहता है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। फवाद मुस्तफ़ा और हारून रशीद साहब के साथ ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हारून रशीद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अब तक आपका इतना अच्छा सिस्टम था, आप और मुदस्सिर नज़र साहब गए थे मिलने, और उनके साथ शायद वो कर्नल मुजम्मिल थे या कौन थे, जो पहली मीटिंग आपकी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। वो खैर वो बात आगे चली गई। अब आपको फिर हटाने की क्या वजह रही पीसीबी की, जब इतना अच्छा आप लेकर आए थे, सिस्टम सब आपने दिया था? नहीं, देखिए, पीसीबी में हटाने की तो बात नहीं थी। मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो उन्होंने रिन्यू नहीं किया। ऑब्वियसली वो समझ रहे थे कि क्योंकि वसीम खान नए सीईओ आए थे, वो अपनी नई टीम के साथ काम करना चाहते थे। प्रॉब्ली हम मुझे और मुदस्सिर शायद उनकी हम स्कीम ऑफ थिंग्स में हम नहीं फिगर कर रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा कि ठीक है, इनका रिन्यू ना करें कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, हम आ गए। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी काम करना है वो तो उनको करना है, वो इसी पैटर्न पे करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि वो कुछ और करें। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है, जो कि फवाद को भी इसका बड़ी अच्छी तरह अंदाजा होगा, आप मुझे बताएं कि कौन सा क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर में अपनी जो रीजन्स की टीमें या अपने एसोसिएशंस की टीमें या अपने प्रोविंसेस की टीमें या अपनी स्टेट्स की टीमें वो चलाता है अपने हेडक्वार्टर से बैठ के। इट इज ओनली पाकिस्तान जो कि A to Z जितनी भी क्रिकेट है, चाहे वो अंडर 13 से लेके आपकी फर्स्ट क्लास लेवल तक हो, चाहे वो एसोसिएशन को सपोर्ट करने की बात हो, क्या ग्राउंड्स को मेंटेन करने की बात हो, क्या जितने भी जो ग्राउंड्समैन है या जो ग्राउंड स्टाफ है या जो रीजन स्टाफ है, रीजनल स्टाफ है, उन सबको तो क्रिकेट बोर्ड ही फीड करता था ना। मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वैका की उसको सपोर्ट करता है? नो, वो सेल्फ रिलायंट है। तो जो ये नया सेटअप आ रहा था ना, इसका मकसद यही था कि इनको सेल्फ रिलायंस दिया जाए, ये अपने अपने ओन के ऊपर, क्योंकि डिपार्टमेंट शायद 8 से 9 करोड़ रुपया खर्च करते थे साल में, पीसीबी शायद 11 से 12 करोड़ रुपया डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च करता था। तो इन पैसों को मिला के एक पूल बना के हमने हर एक रीजन को इनके हवाले करना था कि अब आप अपने ओन पे
खुद क्रिकेट भी चलाएं, जितनी भी आपकी क्रिकेट है आप खुद चलाएं, आपने फर्दर रेवेन्यू जनरेट करना है अपने ओन में, वो भी करें। पीसीबी तो आपको फीडबैक देता रहेगा, आपको वो सारे के सारे जो भी फाइनेंसेस हैं, जो भी आपका शेयर बनेगा एवरी ईयर, जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगी। सो इससे ये होना था कि वो जो जो इस वक्त क्या हो रहा है, आप देखें कोई भी प्रॉब्लम होती है लोग स्टेट में पीसीबी को ब्लेम करते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि जो आर्म्स है वो क्या कर रहे थे। देखिए डिपार्टमेंट्स की अगर आप बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि कितने ऐसे डिपार्टमेंट थे कि जिनके अपने ग्राउंड्स थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि यूपीएल और अगर नेशनल बैंक के ग्राउंड्स की आप बात करते हैं, तो अगर इरफान मिर्जा के और इकबाल कासिम के जाती अगर उसमें एफर्ट्स ना होते तो ये ग्राउंड्स नहीं बन सकते थे। इन्होंने, इकबाल कासिम ने तो अपनी जेबों से पैसे खर्च करके उस ग्राउंड को जिस तरीके से बनाया है वो तो हमें पता है ना। और इसी तरीके से इरफान मिर्जा ने जिस तरीके से अपनी टॉप मैनेजमेंट को वो किया और उसके बाद वो यूबीएल का ग्राउंड बना। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 24 डिपार्टमेंट अगर हैं हमारे पास, या 16 डिपार्टमेंट ग्रेड 2 के हैं, आप मुझे बताएं किन के पास है। दूसरी तरफ मुझे ये बताएंगे डिपार्टमेंट आफ्टर प्लेइंग फॉर 3 मंथ्स, 9 मंथ्स तक तो वो बिल्कुल आइडल बैठते थे ना उनका कोई प्री सीजन प्रोग्राम होते थे, ना उनके ऑफ सीजन प्रोग्राम्स होते थे। यही चीज जो थी वो रीजन्स के ऊपर थी, ना उनके प्री सीजन प्रोग्राम्स होते थे, ना ऑफ सीजन प्रोग्राम्स होते थे। सारे के सारे प्रोग्राम्स पीसीबी बैठ के रन करता था, पीसीबी ने उनको कोचेस प्रोवाइड किए हुए थे, पीसीबी ने ही सारी चीजें उनको दी हुई थी। तो हम ये चाह रहे थे कि ये सारी चीजें अपने ओन पे इनके पास चली जाए और ये उससे जितना मर्जी काम लेने और पूरा साल ये काम चलता रहे। फिर हमारे यहाँ 3 महीने के बाद शट डाउन हो जाता था। आप मुझे बताएं ना, हर जगह के ऊपर हर काउंटी अपना प्री सीजन प्रोग्राम रखती है, हर स्टेट का अपना प्री सीजन प्रोग्राम है। हमारे यहाँ 6 से 8 दिन पहले, टूर्नामेंट से पहले ये टीमें इकट्ठी होती थी, प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद वो मैच खेलने चली जाती। ये तो आरुण साहब तो बड़ा अच्छी बात है कर रहे हैं जो प्रॉब्लम सिस्टम में खराबियां तो थी जिनको दूर करना था, जिसके लिए एक काम शुरू कर दिया। बट जो काम था वो तो नहीं हुआ ना, इन अ वे के डिसेंट्रलाइज करना। अलग अलग बोर्ड, जो 6 बोर्ड बनने चाहिए थे तो वो 6 बोर्ड नहीं बने। अगर इनिशियली पहले साल पीसीबी ही 6 बोर्ड बनाता और उन लोगों को हायर किया जाता जो प्रोफेशनल्स सही मायनों में होते हैं, और वो मोस्टली वो लोग नहीं होते कि जो आपके करीब हों, और उनसे ये कहा जाता कि आपकी पहले साल की जो भी सैलरी है या जो एक्सपेंसेस हैं, जो बजट है वो हम दे रहे हैं, लेकिन उसी बजट से आपने एक प्लान बनाना है और हमें प्रेजेंट करना है कि नेक्स्ट ईयर आप कितना पैसा जनरेट करेंगे, वो आप कैसे जनरेट करेंगे। और आपने हल्के हल्के अभी 100% दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको 50% मिलेगा, उससे बाद 25% मिलेगा, और आपने सस्टेनेबल बनाना है अपनी एसोसिएशन को, और इस तरह से आपने चलाना है। बट वो चीज़ नहीं हुई, वो एक ड्रॉबैक है जो हारून भाई बात कर रहे हैं कि अब पीसीबी स्टिल सारा कुछ चला रहा है। सो अब ये इतना अरसा हो गया, कोविड एक एक्सक्यूज़ ज़रूर है, लेकिन कोविड के दौरान भी ऑफिसेज में या वर्क फ्रॉम होम के तहत भी काम होता है, ठीक है। सो वो काम नहीं हुआ, उसकी वजह थोड़ी सी ये है कि हमारा ज़्यादातर फोकस जो डोमेस्टिक क्रिकेट का है वो पीएसएल की तरफ चला गया है कि किसी तरह उसे सक्सेसफुल बना दें, बिकॉज वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और यहाँ पर लगता है, वहाँ पर जिस पे लगता है, इस वजह से इस पे इतनी ज़्यादा काम नहीं होता। नहीं, पीएसएल के रेवेन्यू जनरेशन की बात करें ना, वहाँ भी टीम्स जो हैं उनके ओनर्स खुश नहीं हैं कि उनको हिस्सा नहीं मिलता। अरुण भाई ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि पीसीबी तकरीबन 11 करोड़ रुपया खर्च करता था, 11-12 करोड़, अब मैंने सुना है कि इस सिस्टम पे अब पीसीबी के 30 करोड़ रुपए लगेंगे। आपका क्या अंदाज़ा है, और ये तो ठीक बात नहीं है अगर पीसीबी डबल अब खर्च करेगा इस सिस्टम पे? देखिए ऑब्वियसली अब तो सारा का सारा, जब तक, जैसे भी फवाद ने कहा कि जब तक वो सेल्फ रिलायंट नहीं होंगी, पीसीबी तो उनको फीड करता रहेगा। और ये बात भी ठीक है, देखें अभी इंटरिम कमेटीज को आए हुए कितना अरसा हो गया, 1 साल के लिए इंटरिम कमेटीज आई और उनको टास्क दिया गया हुआ है कि वो अपना ये सारा निचले लेवल का जो इलेक्शंस हैं ये सारा कंप्लीट करके जो 90 सिटीज बनेंगी, फिर उसके बाद उनकी अपनी मैनेजमेंट कमेटीज बनेंगी। तो ऑलरेडी काफी हद तक तो टाइम निकल चुका है और अभी तक वो काम नहीं हुआ। सो 1 साल के बाद क्या इनको फिर एक्सटेंशन मिलेगी? जो फवाद की बात है उसको मैं एग्री करता हूँ कि पीसीबी को सबसे ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देना ही चाहिए कि जितनी जल्दी ये इंटरिम कमेटीज को जो आपने जिम्मेदारियां दी हैं वो अपनी पूरी करें। इन्होंने अपने सीईओज वगैरह कुछ लोगों ने अनाउंस कर दिए, कुछ नहीं हुए हैं अभी तक, वो आके और उसको अपना काम करना शुरू कर दें जो उनका करना है। अभी भी देखें सारा सिलेक्शन का प्रोसेस जो भी सिटी लेवल की क्रिकेट हो रही है, पीसीबी नहीं किया ना, उन्होंने अपने कोचेज भेजे, जो इनके अभी रीजनल कोचेज थे या जो ये प्रोविंशियल कोचेज थे, इन्होंने ही सारा ये काम किया।
सो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सारा का सारा ओनर्स तो पीसीबी के ऊपर ही है। लेकिन जब तक ये एसोसिएशंस अपने ओन पे सारा काम करना नहीं शुरू करेंगी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और ये मैं एग्री करता हूँ कि हम ऑलरेडी इसमें काफी हद तक हम देर हो चुकी है। 2 से ढाई, देखिए तीसरा सीजन होगा आपका, ये तीसरा सीजन होगा नए सिस्टम के तहत, और अभी तक आपकी चीजें वो पूरी तरीके से फाल नहीं हुई हैं, यानी अपनी अपनी जगह के ऊपर वो मजबूती से जगह नहीं बना सकी। सो आई थिंक ये तो डेफिनेटली है इशू, इसको बहुत जल्दी दूर करना चाहिए। और जहां तक पीसीबी कभी भी पैसा देने से इसलिए नहीं हटेगा कि पीसीबी का सिर्फ रेवेन्यू स्ट्रीम पीएसएल से ही नहीं आता, सिर्फ आईसीसी का शेयर है, इनके अपने स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टर्स के स्पॉन्सरशिप, इनकी अपनी राइट्स ये सेल करते हैं। सो एज सच पीसीबी की रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत ज्यादा है, और उसका काम यही है कि उसने उसको डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के ऊपर ही लगाना है ना, और वो उस पर लगा भी रही है। हाँ, मुझे ये फील हो रहा है कि ये मतलब ज़िया हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर से बैठ के आप मुझे बताएं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके 4 से 5 ज्यादा 6 बंदे हैं जो काम करते हैं, वो 6 बंदे पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं। इट इज नॉट इजी। तो इसलिए जितना जल्दी ये 6 एसोसिएशन फाल होती हैं और अपने ओन पे सारे डिसीजन लेने शुरू करती हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो तभी जाके ये सिलसिला शुरू होगा। आपके 2 साल 3 साल ऑलरेडी जाया हो चुके हैं साल। अभी देखिए गवर्निंग बोर्ड का भी इशू है ना, गवर्निंग बोर्ड में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो भी उसके अंदर भी हैंड पिक लोग होते हैं। तो गवर्निंग बोर्ड का कभी नहीं सोचा कि उसको थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, कुछ किसी तरह से क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कुछ थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाया जाए? देखिए बेसिकली अगर आप देखो आसिफ, गवर्निंग बोर्ड, अगर पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड की अगर आप बात करो ना, वो तो डेमोक्रेटिक है ऑलरेडी, उसमें अब ये लोग 8-10 जो बोर्ड मेंबर्स आते हैं, इनमें से एक आध को इलेक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली वो जो जिसके ऊपर ज्यादा सा ओनस होता है वो वही इलेक्ट हो जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप रीजनल एसोसिएशंस की बातें कर रहे हैं, यानी ये जो क्रिकेट एसोसिएशंस बनी है इनकी बात कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट कमेटीज होंगी जो इनको रन करेंगी, वो भी तकरीबन 9 या 10 बंदों के ऊपर मुश्तमिल होगी। इस वक्त इन्होंने इंटरिम कमेटीज लगाई हैं और उसमें सीईओ इन्होंने अपॉइंट करने की कोशिश की है। उसके बाद जब नीचे से इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो पीसीबी है वो 2 या 3 नॉमिनेट करेगा, इसी तरीके से स्पॉन्सर्स अपनी 1-2 नॉमिनेशन देगा, और उसके बाद एसोसिएशन से, जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से इलेक्ट होके आएंगे 2 से 3 उसका हिस्सा होगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी के साथ भी उसका ताल्लुक नहीं होगा, ताकि उसमें न्यूट्रलिटी रहे। जब ये चीज नहीं होगी, वो चीज मैं समझता हूं कि वो अब तक काफी हद तक उसको हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। देखिए कब तक आपको लग रहा है कि पूरा शेप बन जाएगा पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन का, कम से कम नीचे से लेके ऊपर तक का? कब तक आपको लगता है इस स्पेस को नजर में रखते हुए? बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट सीजन ये हो जाना चाहिए। अगर ये इससे भी डिले हो गया तो फिर देखें ना, फिर कहां से आप कैसे इस चीज को चला सकेंगे? आपके ऑलरेडी देखें एक और इशू आगे आने वाला है इस मुल्क में, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि द मोमेंट जहां गवर्नमेंट का चेंज होता है तो आप देख लेते हैं सारी चीजें चेंज हो जाती है। आप पिछले 20 से 25 साल में उठा के देख लें कि 6 से 8 या 8 से 9 चेयरमैन चेंज हुए। जब तक कंटिन्यूटी का एलिमेंट हमारे इस मुल्क के क्रिकेट में नहीं आएगा, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें बेहतर हो? हर 3 साल बाद आने वाला अपने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाता है और उसके बाद वो अपने हिसाब से क्रिकेट को चलाना शुरू करता है, तो हम तो बेसिकली पीछे की तरफ चले जाते हैं। इंडिया में भी ऐसे ही हुआ, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दी उन्होंने उनकी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन उसने बड़ा अच्छा चलाया। तो हमारे यहाँ देखिए वो उन्होंने जो अच्छा चलाया इसलिए कि उनकी ऑलरेडी एसोसिएशन सेल्फ रिलायंट थी, वो बीसीसीआई पे रिलाय नहीं कर रही थी। बीसीसीआई की प्रॉब्लम्स को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, नॉट दी एसोसिएशन। आपको पता है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा अमीर है, वो अपनी क्रिकेट खुद चलाती है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब तक हम प्रोफेशनल फुटिंग के ऊपर एट पार नहीं आएंगे दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड के साथ, चले अरुण भाई, एक मैटर ऑफ विक्ट्री और डिफीट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ विक्ट्री और डिफीट ऑफ अ पाकिस्तान टीम, जिसकी बेसिस के ऊपर हम सारे का सारा सेटअप भी चेंज कर देते हैं, हम सारे के सारा सिलेक्शन कमेटी का निजाम तोड़ देते हैं, हम पूरी टीम मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। इसी पॉइंट पर मैं आऊंगा, एक ब्रेक ले लूं कि पाकिस्तान की जो कौमी टीम होती है, टॉप लेवल की जो टीम है, वो जीते तो सब अच्छा, वो हारे तो सब गलत। जिस तरह से आजकल हो रहा है कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटाने से नहीं होता, हटा के आपने प्लेस करना होता है, सही लोगों को लाना होता है, तब कुछ बनता है। इस ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे हारून रशीद साहब और फवाद मुस्तफा से।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आखिरी सेगमेंट है ये। फवाद मुस्तफ़ा साहब और हारून रशीद साहब बैठे हैं। हारून रशीद साहब की तरफ जाने से पहले मैं फवाद से एक इनपुट ले लूँ। ये क्या होता है, कौमी टीम अच्छा करे तो सारे लोग अच्छे, और चीफ एग्जेक्टिव भी बाहर आ जाते हैं, मुबारकबादें देते हैं, चेयरमैन भी आते हैं, सब आते हैं, आना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं आते जब टीम ख़राब करती है। तो टीम ख़राब करने के बाद सब कुछ चेंज करना ही हल है इसका। देखिए, हमारे यहाँ लोग आते हैं साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। सो वो करने आते हैं नौकरी। जो लंबे अरसे का, जैसे हारून भाई बात कर रहे थे, जब आप लोग होते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि अगर मैं 5 साल बाद तक भी हूँ, सो मैं अगर क्रिकेट अपनी अच्छी नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाऊँगा। अब अगर हमारा आप देखें कि 2 सीरीज़ आपकी, एक जिम्बाब्वे से हुई, श्रीलंका से हुई, साउथ अफ्रीका से हुई, सो ये वाली सीरीज़ आप जीत गए। जब आप जीत जाते हैं, सो जो देखने वाला हमारा है, जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसका PSL में है या फिर उसका पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े मैचेस हैं उनमें है। सो उसमें अगर आप जीत जाते हैं और एक आध सीरीज़ हार जाते हैं, सो आपकी कोशिश ये होती है कि जी किसी तरह उन्हें मुतमईन कर दिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। इसी तरह अगर 19 वर्ल्ड कप में आप हार भी जाते हैं तो वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है। सो जो देखने वाला है वो मुतमईन हो जाता है। लेकिन अगर आप वाकई चाहेंगे कि जी क्रिकेट आपने बहुत तगड़ी करनी है, बहुत अच्छी करनी है, सो आप जो टाइम लेंगे वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट या ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट पे करेंगे। सो उसमें लोगों को मज़ा नहीं आता। जो बड़े लोग भी आते हैं ना, मैंने नहीं सुना कि वो कहें कि जी मैं सिटी की कोचिंग लूँगा या मैं क्लब बनाऊँगा। अब एक नई चीज़ और आ गई है। पहले पुराने प्लेयर्स जो थे वो अपने क्लब से खेलते थे और पैसे जब कमाने लगते थे तो वो क्लब के ओनर को कहते थे अब क्लब का खर्चा मैं चलाऊँगा। अब नए क्रिकेटर्स माशाल्लाह तरक्की हो गई है, वो जैसी ख़त्म क्रिकेट करने लगते हैं वो अकेडमी बना लेते हैं। अच्छा, अकेडमी एक राशिद भाई की मेरे ख्याल से अकेडमी जिसमें कोई पैसे वैसे नहीं होते, लेकिन बाकी जितनी अकेडमी है वो कमर्शियल उस पर चलती है। सो वो भी एक सिस्टम बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं समझता हूँ गलत नहीं है अगर एकेडमी चलती है। आप कितना देखें, इस वक्त हम बैठे हैं ऐसे वज़ीर आज़म के अंडर जिससे बड़ा क्रिकेटर, बहुत बड़े क्रिकेटर थे वो दुनिया के हिस्ट्री के, उनके होते हुए क्रिकेट का ये हाल, आपको अफसोस नहीं होता? देखिए, ये तो बेसिकली वो, अगर वो सबको पता है कि वही चला रहे हैं, वही चलाने वाले हैं और सारा सिस्टम उन्होंने बनाया है, तो ये तो डाउट क्रिएट होता है कि आप जिस क्रिकेट की वजह से लोगों ने आपको यहाँ पर पहुँचाया, जो कुछ भी आपने अचीव किया उस क्रिकेट की वजह से, अगर वही क्रिकेट नीचे जा रही है तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, मेरे आप पे नहीं है। बिकॉज ये खेल है और इस खेल का कितना को शौक है कि इस खेल पे आपने एक क्रिकेटर को वजीर आजम बना दिया इस मुल्क का। सो अगर क्रिकेट नीचे जाएगी तो उन पे सबसे ज़्यादा सवाल उठेंगे और उनको इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए। जी हारून भाई, आप क्या कहते हैं? खैर, आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा कि इमरान खान साहब पे आप कोई राय दें, लेकिन ये कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपका सिस्टम जो आपने बनाया था वो तो पूरा नहीं आया। अब आपने कहा कि इसको अगले सीज़न के एंड तक आप देखते हैं, तो ये लोग फिर 1 साल क्या करेंगे, किस तरह से काम करेंगे? और नीचे जाएगी आसिफ, एक चीज तो मैं बताऊंगा। देखें, जो सबसे बड़ा इशू हुआ था वो ये था कि आई विश कि इमरान खान उस मीटिंग से पहले जिसमें उन्होंने फाइनल डिसीजन लेना था, कम से कम हमारे जो क्रिकेटर्स ग्रुप जो कि इस चीज को चला रहे थे उनको बुला के पहले उनसे पूरी इनपुट लेके, और हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम को डेफिनेटली वो समझते हैं, लेकिन जो निज़ाम में जो प्रॉब्लम्स थी उसका उनको उस तरीके से शायद अंदाजा ना हो। अगर हम उनको बताते तो उनको कुछ चीजें समझ में आती। लेकिन अब क्योंकि वो डिसीजन ले चुके हैं, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान के पास इस वक्त जो प्रॉब्लम्स वो इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्रिकेट की तरफ इक्का दुक्का मैं देखता हूँ कि मीटिंग्स होती हैं एहसान मानी साहब के साथ उनकी, और वो जाके उनको जो ब्रीफिंग दे देते हैं, उसके बाद इमरान उनको से यही कहते होंगे ना, अच्छा इसको और जरा मजबूत करो, जाके आप ये इसको करो। मेरे अपने नजदीक होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को चाहिए ये था कि एक ऐसी कोर टीम बनाते जो उनको बाकायदा डायरेक्ट उनको फीडबैक देती रहती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो बहरहाल नहीं हुआ। दूसरा जो ये फवाद ने बात की, देखें बहुत जरूरी है कि जब तक आप इमारत की बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं, हम इक्का दुक्का मैचेस तो आगे भी जीतते रहेंगे। दूसरी तरफ आप मुझे ये बताएं कि जो ये रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, क्या इसके अलावा आपके पास कोई और है जो आगे पाकिस्तान में जगह ले ले? आप इक्का दुक्का की तो बात कर सकते हो कि वहाब रियाज नहीं है, शुएब मलिक को होना चाहिए, ये दे ऑल आर वेटरन प्लेयर्स, दे आर सीनियर प्लेयर्स। मैं बात कर रहा हूँ यंग लॉट को आप जब लेकर आ रहे हो, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इतना ज्यादा फर्क है कि हैदर अली बेचारा सर्वाइव करना वहां उसका मुश्किल हो रहा है। जो भी नया लड़का आप लेके जाते हैं उसका सर्वाइवल वहां मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बड़ा नहीं कर देंगे कि जब वो यहाँ से खेल के जाएं तो इंटरनेशनल में उनको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं स्टैंडर्ड की बात, देखिए हारून भाई आपकी बात काट रहा हूं, एक पॉइंट सिर्फ,
एक पॉइंट आसिफ, कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जब हम 5 से 6 लड़के अगर पाकिस्तान की टीम में आए थे 76 में, मैं, मियाँदा, सिकंदर बख्त, इकबाल कासिम, मोहसिन खान, मुदस्सिर नजर, तो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में तमाम टॉप प्लेयर्स को खेला हुआ था। आसिफ मसूद को, इमरान खान को, सरफराज नवाज को, जहीर अब्बास को इकबाल कासिम ने बॉलिंग की हुई थी, माजिद खान को बॉलिंग की हुई थी। सो हमें उस इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में मिल गया था। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें ना, आपके 2 से 3 पीएसएल खेलने वाले पाकिस्तान खेल रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही मेरा सवाल था। हारिस रऊफ को ले लें, शादाब को ले लें, यहाँ तक के शाहीन अफरीदी को ले लें, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दे रहे, ये लोग नहीं दे रहे, या सिलेक्टर नहीं दे रहे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे रहा। कि तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि ऊपर खला पैदा हो गया हुआ है, आपको जहां नीचे कोई अच्छा सा लड़का परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और आपको लगता है कि यार ये लड़का अच्छा हो जाएगा, उसको पाकिस्तान टीम में लेके चले जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर वो सीखना शुरू करे। प्रॉब्लम तो वहां है। इनफैक्ट मुझे बताएं, कोचिंग की जरूरत कहाँ होती है? कोचिंग की जरूरत नीचे ग्रास रूट लेवल पे होती है। आप कोच भी रह चुके हैं, आप 96 में गालिबन आप टीम के साथ ही थे ना 96 में? जी नहीं, जो आप थे शाहिद अफरीदी को जो भेजा गया था आपके, आप केन्या में? that was under 19, yes, मैं अंडर 19 का कोच था उसमें, yes। इसमें तो देखें कोई वो नहीं है। देखिए मैं तो, आप अगर मेरा 88 से मेरे जितने भी जूनियर के मेरे स्टूडेंट्स अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें तमाम ऐसे प्लेयर्स थे जो इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार्स बन गए माशाल्लाह। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां उस लेवल के ऊपर उस जमाने में क्योंकि क्रिकेट अच्छी खासी होती थी, नीचे क्लब क्रिकेट भी होती थी, इस वजह से ये जब प्लेयर्स आते थे हमारे पास तो अच्छे थे। 88 में अगर आपको एक छोटा सा नुक्ता मैं पेश करूं कि जब मैं कोच बना तो ये सारे प्लेयर्स मुख्तलिफ एसोसिएशन से बिलोंग करते थे, जिसमें इंजमाम भी थे, वकार यूनुस भी थे, मोइन खान भी थे, इसमें बासित अली भी थे। ये सारे वो प्लेयर्स जो बाद में जाके मुश्ताक अहमद, जितने भी आप नाम लेंगे सारे के सारे ऊपर चले गए बाद में। जब ये आए थे आप यकीन करें, ना इनको रनिंग बिटवीन द विकेट आती थी, ना इनको बॉलिंग आती थी, ना इनको फील्डिंग में स्टार्ट लेना आता था। तो मैंने अपनी रिपोर्ट में उस वक्त लिखा था कि आप इन तमाम एसोसिएशंस में फॉर्मर क्रिकेटर्स को कोचेस लगा दें, क्योंकि इनको बेसिक्स नहीं पता, तो आप इन कोचेस को लगाएंगे तो उनके रिजल्ट्स 1 से 2 साल में आना शुरू हो। लेकिन मेरी उस रिपोर्ट को शायद सरखाने में डाल दिया गया और 2001 में जाके नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बुनियाद पड़ी। तो आप सोचिए 88 से 2001 तक ऑलरेडी हम कितना डिले हो चुके थे, कितना लेट हो चुके। सो दीस आर द थिंग्स जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। चलें हारून रशीद साहब, आपने बड़ा वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ गुजरने का, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर कभी नशिश करेंगे। आपने बड़ी ऑनेस्टली ही डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स, लेकिन बड़े शुस्ता अल्फाज में की। प्रॉब्लम्स तो हैं जनाब। आखिरी रिमार्क्स आपके। देखिए हमें इसी तरह से बैठ के बात करनी पड़ेगी। हम तो चले टीवी पे बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर हम इस तरह से नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो हमारी क्रिकेट तो हमने देख लिया है कि नीचे की तरफ जा रही है। सो हमें एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा। उसमें से हो सकता है बहुत सी बातें हमें पसंद भी ना आए, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो ऑलरेडी लेट होता जा रहा है और हमारे मसाइल बढ़ते चले बिल्कुल बिल्कुल। डायलॉग इज़ द वे फॉरवर्ड। डायलॉग से ही बात शुरू हुई थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्ट्रक्चर चेंज करना था, टीम का नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन वो डायलॉग में कहीं ना कहीं रुकावट आई। उसका ज़िम्मेदार कोई भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट हो, जिसने सही कन्वे नहीं किया पेटर्न चीफ को, और पेटर्न चीफ के पास जितने काम हैं उसके लिए तो उनके लिए तो टाइम निकालना मुश्किल है। तो बहरहाल ये पीसीबी के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे हमने आज बात की। आज के प्रोग्राम में फवाद मुस्तफ़ा शरीक हुए, हारून रशीद साहब शरीक हुए। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।